नमस्कार दोस्तों, आज अपने वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इतिहास को। इतिहास के अंदर आज अपने नई नई बातें करेंगे, नई नई बातों के बारे में पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे कि इतिहास का पहले कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट होता क्या है ना। और इतिहास कहते किसे हैं। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एंड आधुनिक, है ना। तो बिना टाइम गवाए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का इतिहास। तो उससे पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास जो है ये दो शब्दों से बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। इतिहास में इति का मीन जो है, इति का मीन है अतीत। किसकी बात करते हैं इसमें? अतीत की। और प्लस हास का मतलब होता है घटनाएं। साथ साथ दोहराते जाना, नोट्स बनाते जाना, 2 मिनट में याद हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा मत्था खप्पी करने वाली बात नहीं है, बस थोड़े टाइम में हो जाएगा। इति का मीन होता है अतीत और हास का मतलब होता है घटनाएं। जब हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास। अतीत की घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब बात आती है कि इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या है। कि उस समय कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं था कि उन्होंने कोई वीडियो बना के भेज दी होगी या फिर कुछ फ़ोटो वगैरह खींच के रख दी होगी कि हमारे बच्चे आके देखेंगे 10,000 सालों बाद। तो ऐसा तो कुछ नहीं था उनके पास। तो और अपने को उनकी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आज अपने वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के जानने के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब देखो क्या था कि इतिहास को जानने के जो स्रोत थे, पहला स्रोत अपने को क्या मिलता है इतिहास को जानने का? पहला मिलता है अपने को धार्मिक ग्रंथ। क्या मिलते हैं? धार्मिक ग्रंथ। अब जो ये धार्मिक ग्रंथ थे, इनमें क्या था? अब देखो धार्मिक ग्रंथ थे जो, इसके अंदर अपने पास है महाभारत, वेद हमारे, उसके बाद वेदांग, उपनिषद, और उसके बाद जो है अपने जैन धर्म के ग्रंथ आ गए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ आ गए। तो ये सब किस में आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के अंदर। उसके बाद जो दूसरा है अपने पास वो है साहित्य। इसके अंदर हमारे पास वो किताबें आएंगी, वो ग्रंथ आएंगे जिन्हें किसी इतिहासकार ने लिखा है। जैसे पाणिनि ने जो किताबें लिखी थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र लिखी थी, फिर उसके बाद मैक्सथनीज ने इंडिका लिखी थी। तो ऐसी सारी जो किताबें हैं साहित्य वाली, वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी। धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण, वेद, वो सब कुछ धार्मिक ग्रंथों में आ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा आता है अपने पास, वो आता है यात्रियों के विवरण। यात्रियों के विवरण, या फिर विवरण लिख सकते हो आप, नजरिए लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर आप यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। यानी कि जैसे जैसे जो नागरिक विदेशों से भारत में आए, उन्होंने भारत का विश्लेषण किया, भारत को घूमा, भारत को घूमने के बाद भारत के जिस एरिया में घूमे उसके रीति रिवाजों का या फिर उसकी संस्कृतियों का जो भी उन्होंने व्याख्या की है, वो अपने सब किस में पढ़ेंगे? यात्रा वृत्तांत में पढ़ेंगे, यात्रियों के नज़रिए में। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है इसके अंदर, एक और स्रोत है, वो है अपना पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक सामग्री बोल सकते हैं अपने इसको, सामग्री। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि जब भारत अपने खुदाई की जाती है, तो खुदाई के में जो सामान मिलता है, जैसे कि अवशेष मिल गए, या फिर किसी जगह जुते हुए खेत मिले हैं, या फिर किसी जगह पे अपने को क्या मिला है कि पुराने बर्तन मिले हैं, ज़मीन से निकले हुए वो मिलते हैं अपने को, आभूषण मिलते हैं। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। सिक्के भी मिलते हैं, उससे पता लगता है कि उस समय का राजा कैसा था, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, वो अपना नाम किस तरह से चमकाना चाहता था। वो मतलब जो सारे कंसेप्ट अपने पढ़ने हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे, पुरातात्विक सामग्री में। उसके बाद बात करते हैं अपने सबसे पहले इसके कंसेप्ट की। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है अपने को? इसका कंसेप्ट कहते हैं कि मान लो इतिहास में ज़्यादातर क्या चीज़ चलती है? इतिहास में ज़्यादातर चलते हैं अनुमान।
इतिहास सारा का सारा टिका किस पे हुआ है? अनुमान पे। कि आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार ऐसा सुनने को मिला है, हर जगह पे अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं, बट अपने बात कर रहे हैं कि ये आइडियाज़ होते हैं वो कैसे लगते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका इतिहास का। तो हम मान लेते हैं कि हम एक क्लास में बैठे हैं जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी तरफ मुँह करके बैठे हो। मान लो अपनी संख्या है जो वो 20 से 30 बच्चों की है ना। तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम क्लास ले रहे हैं तब कुछ ऐसा होता है कि सारा का सारा उथल पुथल हो जाता है। ये क्लास वाले सारे के सारे 20 बच्चे आप और एक मैं, 21 के 21 जने अपने धरती में समा जाते हैं। तो धरती पे समा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उसके बाद मरेंगे। मरने के बाद क्या होगा? 5,000 या 10,000 या 20,000 या 40,000 या लाख साल बाद, लाख साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 10-20 साल बाद जब भी हमारी धरती को इसको खोदा जाएगा, एक नई दुनिया विकसित होएगी, तो खोदने के बाद जब हमें निकाला जाएगा तो हमारे अवशेष मिलेंगे उनको। हम तो जीवित नहीं मिलेंगे, हमारे अवशेष मिलेंगे। तो हमारे अवशेष को देख के वो कुछ आइडियाज़ लगाएंगे। क्या आइडिया लगाएंगे? आइडिया ये लगाएंगे कि तब क्या हो रहा होगा, कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि जो इतने सारे अवशेष हैं वो एक साथ मिले 21 जनों के। तो पहला आइडिया, मान लो 10 इतिहासकार हैं, 10 के 10 अलग अलग आइडिया देंगे। तो अलग अलग आइडिया क्या देंगे? पहला तो दे सकता, हो सकता है वो बोले अपने को कि एक सत्संग चल रही थी, एक महापुरुष ज्ञान दे रहे थे और बाकी सारे लेने के लिए पधारे हुए थे, ये अनुमान लगा सकता है। दूसरा अनुमान लगा सकता है वो कि जैसे कि क्लास चल रही होगी कोई, उसमें एक टीचर पढ़ा रहा होगा, वो बाकी सब बैठे होंगे, है ना, तब अचानक ऐसी घटना हुई होगी। लेकिन तीसरा अनुमान कुछ और बोल सकता है। तीसरा अनुमान क्या बोलेगा? तीसरा अनुमान बोल सकता है कि हो सकता है कि कोई ऐसी मीटिंग चल रही हो, बिजनेस मीटिंग चल रही हो, कि एक जना सबको एक्सप्लेन कर रहा हो बिजनेस के बारे में और बाकी सब उसको सुन रहे हो और तब ऐसा हुआ हो। यानी बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अब बात ये उठती है कि हम किस कंसेप्ट को सही मानेंगे। जब जिस कंसेप्ट के बारे में हमें ज़्यादा मत मिलेंगे, जिस कंसेप्ट के बारे में हमें ज़्यादा मत मिलेंगे, और दूसरा जिस कंसेप्ट के बारे में हमें ज़्यादा अवशेष मिलेंगे या फिर ज़्यादा वो मिलेंगे, क्या कहते हैं अपने, प्रूफ, सबूत मिलेंगे, हम उसको क्या मानते हैं? सच मानते हैं। तो ये तो था इसका हिस्ट्री का कंसेप्ट। अब उसके बाद बात आती है भारत की, कि भारत के इतिहास में अपने को क्या क्या पढ़ना है। भारत के इतिहास में अपने बात करते हैं कि सबसे पहले प्राचीन भारत को उठाते हैं अपने। प्राचीन भारत में अपने क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में अपन पढ़ेंगे एक तो प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे एक तो भारत, कि भारत किसे कहते हैं, भारतवर्ष क्या है, भारत। लेकिन उससे पहले अपने एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट लगेंगे समझने में, उसके बाद अपने इसको अच्छे से कर पाएंगे। मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी, नहीं तो अभी अधूरा सा लगेगा। सबसे पहले अपने एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ों में डिफरेंस क्या है। एक होता है बेटा अंग्रेजी कैलेंडर, एक होता है अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर। और जो दूसरा होता है, चलो पहले अंग्रेजी कैलेंडर में करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है BC वाला और एक होता है AD वाला। यानी कि हिंदी में लिखूं तो इसको बोलते हैं ईसा पूर्व और इसे बोलते हैं ईस्वी, जो अभी चल रहा है। अब बात आती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक छोटी सी लाइन खींचता हूँ मैं आपके सामने, देखो। अपने देखते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0। इसको मानते हैं अपने 0 न्यूट्रल पॉइंट है, कि यहाँ से क्या हो रहा है, इस कैलेंडर की शुरुआत हो रही है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो ये 0 है, इसके ऊपर किसका जन्म हुआ? ईसा मसीहा का, है ना, ईसा मसीहा का इस वक्त जन्म हुआ। और उनका मानना है कि जिस दिन ईसा मसीहा का जन्म हुआ, अंग्रेजी कैलेंडर तभी से बना है, उसी दिन से दुनिया की शुरुआत हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या चलता है कि उसी के अकॉर्डिंग आज अपने कौन से सन में चल रहे हैं। ऐसे करते 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 अपने पहुंच गए 2022 में, ठीक है। और ईसा से पहले का जो था वो उसे बोलते हैं हम BC, यानी बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट में क्या होता है, जैसे ईसा पूर्व, कि ईसा के जन्म से पहले का समय,
ईसा के जन्म से पहले का समय उसको क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। और जो ईसा से जन्म के बाद का जो समय उसको बोलेंगे ईस्वी। अब देखो ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या है, इसको तो बीसी बोलते हैं यानी कि बिफोर क्रिस्ट, और इसको एडी का मीन होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। देखो उसके बाद अपने बात करते हैं किसकी, कि एक होता है शक संवत। कौन सा, शक संवत। और एक होता है अपना विक्रम संवत। यही लिख देता हूँ मैं, विक्रम संवत। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब बात करते हैं। देखो ये बीसी और एडी वाला तो बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि जो ईसा से के जन्म से पहले का समय जन्म से पूर्व का समय ईसा पूर्व हो गया, और ईसा के जन्म का बाद ईस्वी हो गया ना। तो उसको तो ईस्वी को तो एडी लिखेंगे और ईसा पूर्व को बिफोर क्रिस्ट लिखेंगे, बीसी। ठीक है। उसके बाद बात आती है शक संवत की, या फिर विक्रम संवत। पहले विक्रम संवत को उठाते हैं, यानी कि जब अपने 2022 में 57 प्लस कर देते हैं, कितने 57 प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो विक्रम संवत वाला मत है वो कहता है कि जब विक्रमादित्य ने दुनिया के राजा बने, तब से उन्होंने जो कैलेंडर स्टार्ट किया विक्रम संवत, उसको कहा जाता है। और उसके अकॉर्डिंग 7 2 9 5 2 7 0 और 2, यानी कि आज हम कौन से सन में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2079 में, यानी 2079 में। तो अपने उसके अकॉर्डिंग इसमें चल रहे हैं, बट इंग्लिश कैलेंडर कह रहे हैं कि अपने किस में चल रहे हैं 2022 में। ज़्यादातर कंट्रीज़ में अपने इसी को ही फॉलो करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को। अब उसके बाद आता है शक संवत। शक संवत क्या कहते हैं, शक संवत कहता है कि हम 2022 से कितने 70 ईयर माइनस चल रहे हैं, कितने ईयर 70 ईयर, यानी कि लगभग 1944 में चल रहे हैं, 1944 में। अब बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा गया था थोड़े टाइम पहले कि शक संवत और विक्रम संवत दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 57 है ये क्या हो जाएंगे, एक तो प्लस, और दूसरा जो ये माइनस वाले 78 हैं ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस। तो दोनों को जब टोटल करेंगे तो आता है 135। तो दोनों का जो डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 135 ईयर्स का। तो यानी 135 सालों का जो डिफरेंस है वो किसके अंदर है, शक संवत और विक्रम संवत के मध्य, 135 सालों का। मुझे लग रहा है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं उसके बाद अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत। पहले इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उसके बाद अपने स्टार्ट कर रहे हैं भारत, कि भारत में अपने को क्या क्या पढ़ना है। भारत के अंदर अपने को भारत की जो हिस्ट्री है उसको अपनों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो अपनों ने डिवाइड किया है, अपनों ने तो क्या किया है, यानी कि पढ़ने का जो तरीका चल रहा है वो अपना यही चल रहा है। क्या चल रहा है, एक तो अपने को करना है प्राचीन भारत, और दूसरा है जो वो अपने को करना है मध्यकालीन, और तीसरा है जो वो अपने को करना है आधुनिक। ये 3 भारत अपने को पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले जो ये भारत शब्द है अपने को इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी की पूरी अपने को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि अपने को पढ़ना क्या क्या है, क्या करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने को करना है सबसे पहले, देखो भारत। अब बात आती है कि भारत है क्या, भारत। तो भारत की हम क्या डेफिनेशन देंगे कि उत्तर में हिमालय से, उत्तर में हिमालय से, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी लिख सकते हो आप,
या फिर समुद्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समुद्र तक का एरिया, तक का क्षेत्र, या उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप भारत कहलाता है। भारत कहलाता है। अब बात आती है कि भारत को भारत क्यों कहते हैं, है ना। क्वेश्चन तो अटपटा सा ही है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। कि भारत के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं अपने को, लेकिन जो मेन पूछे जाते हैं अपने को सिर्फ वही नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहला नाम अपने को जो है वो याद रखना है, क्या? भारत। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर याद रह जाएगा, लेकिन अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भारत है जो, भारत के बारे में अपने को क्या लिखना है कि भारत राजा भरत के नाम से पड़ा। किसके नाम से? राजा भरत के नाम से। राजा भरत के नाम से क्या पड़ा? भारत। राजा भरत के नाम से। अब ये राजा भरत कौन थे? तो ये राजा भरत थे दुष्यंत जी के पुत्र। इनके पिता का नाम था दुष्यंत जी। तो दुष्यंत जी के पुत्र का क्या नाम था? राजा भरत। अब राजा भरत के नाम से भारत को जाना जाता है। भरत से क्या बना? भारत। अब बात आती है कि इसका जो दूसरा नाम है हिंदुस्तान, सभी ने सुना होगा, हिंदुस्तान की कसम, है ना। हिंदुस्तान यह कहाँ से पड़ा? अब देखो क्या था, मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उनको क्या था कि सह बोलने में दिक्कत आती थी। भारत के पास एक नदी है सिंधु, क्या नाम है? सिंधु। तो वो उनके प्रॉब्लम थी कि सह को वो क्या बोलते थे? है बोलते थे। अब सिंधु को जब वो हिंदू बोलते हैं, तो हिंदू के उस साइड वाला स्थान, यानी सिंधु नदी के उधर वाला स्थान क्या बना? सिंधुस्तान। और उनके है की प्रॉब्लम थी, तो क्या बना? हिंदुस्तान। क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दिया गया भारत का कोई नाम, तो वो नाम होगा आपका हिंदुस्तान। मुस्लिम इतिहासकारों ने इस नाम को दिया था। उसके बाद बात आती है इंडिया की, कि इंडिया क्या है। अब इंडिया नाम किसने दिया? ये दिया था यूनानी लोगों ने। यूनानियों ने, लिख लो आप, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने इसको इंडिया नाम दिया, क्योंकि वो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। इंडस से क्या बना? इंडिया। उसके बाद एक हो रहा है नाम इसका आर्यवर्त। अब आर्यवर्त कैसे पड़ा? क्योंकि भारत से पहले इसका जो नाम था वो क्या था? आर्यवर्त था। आर्यवर्त। अब देखो आर्यवर्त में क्या था कि तब आर्य लोग बहुत ज़्यादा रहते थे और समुदाय बना के रहते थे, तो उस वक्त भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त। यूनानियों ने दिया इंडिया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान दिया मुस्लिम इतिहासकारों ने, भारत राजा भरत से पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि भारत नाम के बारे में इतनी जानकारी इनफ होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके मेन धार्मिक ग्रंथों की। तो धार्मिक ग्रंथों में हमें जो जो पढ़ने हैं मेन 10 मिनट में रिपीट मारते हैं अपने, बिना टाइम ख़राब किए। तो पहला जो ग्रंथ है वो अपना पढ़ते हैं अपने ऋग्वेद के रूप में। तो ऋग्वेद के रूप में जो सबसे पहला ग्रंथ है उसके बारे में अपने कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है उसको सबसे पुराना वेद कहा जाता है। सबसे पहली बात तो जो ऋग्वेद है इसको क्या कहा जाता है? सबसे पुराना वेद कहा जाता है। सबसे पुराना मीन कि सबसे पुराना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ये वाला सबसे पहले लिखा गया। जाहिर सी बात है, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। तो सबसे पुराना, सबसे पहला कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद अपने बात करते हैं कि ऋग्वेद में है क्या कुछ, अपने को पढ़ने लायक क्या कुछ है। इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसका उपवेद क्या है। इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद याद रखना पहली बात तो।
और ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद का जो अध्ययन करते हैं या उसको पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने वाले को, इसका अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। देखो, अब बात आती है कि इसके अंदर मंडल कितने हैं। जो मंडल हैं इसके अंदर वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर सूक्त कितने हैं। जो सूक्त हैं, सूक्त 1028 हैं। सूक्त को अपने बोल सकते हैं श्लोक। क्या बोल सकते हैं? श्लोक भी बोल सकते हैं इसको अपने, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है कि ऋचाएँ कितनी हैं इसके अंदर, तो ऋचाएँ की बात आती है 10,462 ऋचाएँ। ऋचाओं को अपने रचनाएं भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रचनाएं। हाँ, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पहला आयुर्वेद इसका उपवेद हो गया। मंडल इसके 10 हो गए, सूक्त या श्लोक कह लो, वो 1028 हो गए। ऋचाएँ 10,462 यानी रचनाएं हो गई। उसके बाद अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। इसकी जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद अपने करते हैं दूसरा ग्रंथ। दूसरे ग्रंथ में क्या था? सामवेद या फिर आप यजुर्वेद कर लो। इनके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं मिलता अपने को, तो अपने इनके बारे में कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये सोमवेद है, जो ये सोमवेद है, इसे क्या कहा जाता है? सोमवेद को, इसको संगीत के लिए याद किया जाता है। संगीत के लिए, बस। और कुछ भी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन वो पुट नहीं करता है आपसे। लेकिन हाँ, सही है। तो उसके बाद जो वेद आता है वो आता है अर्थवेद। अर्थवेद का नाम तो हम सब ने सुना ही है, उसको पढ़ा भी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर जो लिखना है जल्दी लिखो, फिर उसके बाद अपने आगे करते हैं। अर्थवेद, अर्थवेद ये क्या है? ये वो वेद है, ये सबसे पहले, ये लिख लो सबसे पहले इसके बारे में कि ये सबसे पुराना, कौन सा? सबसे पुराना और सबसे नया, सॉरी सबसे पुराना नहीं है ये, सबसे नया, सबसे नया और सबसे नया और सबसे बाद का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जादू टोना, वशीकरण, मंत्र आदि इसके अंदर मिलते हैं ना। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा जादू टोने के बारे में, वशीकरण के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, मंत्रों के बारे में, है ना। जो मतलब कि तंत्र विद्या, अंधविश्वासों से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आपको किस में मिल जाएंगी? इसमें, इस कौन से में? अर्थवेद में ना। और बात आती है गायत्री मंत्र की, लेकिन गायत्री मंत्र है जो वो इस वेद में नहीं लिखा हुआ। जो गायत्री मंत्र है वो आपको कौन से वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र आपको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है? गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में? तो वो मंडल है आपका तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में। याद रखना ये बात, ठीक है। वहाँ बताने भूल गया मैं, तो यहाँ याद रखना कि गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है और तीसरे मंडल में मिलता है ना। तो बस इनके बारे में इतना सा याद रखना, और इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें ज़्यादा पूछने वाली बातें नहीं है, बताने वाली बातें नहीं है ना। बाकी आप मोटा मोटा एक बार और पढ़ लेना,
किताब मैं आपको बता दूंगा, लुसेंट की जीके के नाम से आ रही है, लुसेंट जीके के नाम से, अच्छी किताब है, एक बार आप पढ़ लेना। और उसके बाद की बात करते हैं अपने जो इसके अलावा जो थे साहित्यिक ग्रंथ। अब साहित्यिक ग्रंथ में अपने सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र की। चाणक्य द्वारा लिखा गया था एक कौन सा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये लिखा गया था आपके क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखा गया था ये, मौर्य के समय, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है वो आती है अकबरनामा की। वैसे तो ये अकबर के लिए है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत भारत के बारे में भी जानने को मिलता है, उस वक्त की घटनाओं के बारे में। तो ये जो लिखा था, ये लिखा था आपके अबुल फजल ने। कुछ ग्रंथ हैं जो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, याद रखना। पहले इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो, तो जो इसके अंदर अपने को सबसे पहले पढ़ने वाली किताब है वो अपने लिखते हैं इसके अंदर अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र के रूप में अपने को क्या पढ़नी है इसके अंदर इसके अंदर अर्थशास्त्र के रूप में अपने को पढ़ना है चाणक्य द्वारा लिखा ग्रंथ। चाणक्य ने कौन सा लिखा? चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके बाद बात करते हैं अपने मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने लिखी थी एक पुस्तक जिसको अपने बोलते हैं इंडिका। उसके बाद अपने याद करते हैं हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी, लिख लो यहाँ पे। बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। और एक तुम लिख लो पुस्तक का नाम अपने, पुस्तक अच्छी पुस्तक थी वो, क्या नाम था उस पुस्तक का? पुस्तक थी, हाँ, गीत गोविंद। पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। और जो ये लिखी थी जयदेव ने। फिर उसके बाद आते हैं अबुल फजल द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, अबुल फजल द्वारा। इसके अंदर उसने लिखा था अकबरनामा। फिर एक बाबर की आत्मकथा भी थी जिसको अपने बाबर ने लिखा था, तो बाबर के नाम से ही जानते हैं बाबर की कथा को, बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा। फिर उसके बाद एक लिखी थी बाबर के बेटे हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। ये लिखी थी गुलबदन बानो ने। गुलबदन, बेगम लिख सकते हो आप, क्योंकि मुस्लिम लोग ज़्यादातर बेगम लगाते थे अपने नाम के आगे, बेगम गुलबदन ने। और उसके बाद आप लिख सकते हो इसके अंदर एक और पुस्तक लिखी गई थी, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और उसके बाद आप याद रख सकते हो इसके अंदर जो पुस्तक थी, पाणिनि द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी संस्कृत के नाम से। पाणिनि के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? अष्टाध्यायी, शायद अष्टाध्यायी नाम था उसका, पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। और ये लिखी थी पाणिनि ने, जिसको शायद संस्कृत का पिता कहा जाता है। उसके बाद हेरोडोट्स ने भी एक लिखी थी, हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। अच्छा, ये हेरोडोट्स थे जो
इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या जाता है? इतिहास का पिता। जैसे जैसे नाम याद आते जाएंगे, जो जो कुछ आपको बताने लायक हुआ मैं बताता जाऊंगा कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अब उसके बाद जो बात, ये इन सब ग्रंथों के बाद जो बात आती है, वो बात आती है यात्रियों की, कि कौन कौन से यात्री थे जो तब भारत में आए थे। भारत में आके उन्होंने भारत के इन चीज़ों का वर्णन किया था। इसके अलावा और भी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है ना। और एक और था, अभी पूछा गया था वो क्वेश्चन, उसके बारे में राजस्थान से रिलेटिव था कि राजस्थान की ज्योग्राफी है जो, उसका पिता किसे कहा जाता है? तो उसका पिता कहा जाता है राजस्थान की ज्योग्राफी का क्या नाम था उसका? कर्नल जेम्स टोन को। घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस थे, जो उन्होंने घूम घूम के पूरा क्या कहते हैं अपने राज्य का विश्लेषण किया था। और घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने घोड़े के ऊपर विश्लेषण किया था बैठकर, पूरा राजस्थान घोड़े पर बैठकर घूमा था। और उसके बाद उसमें क्वेश्चन और भी था कि कर्नल जेम्स टोन ने कौन सा शिलालेख अपने साथ लेके जाने की कोशिश की थी? तो वो शिलालेख था माणमोरी का शिलालेख। अब माणमोरी का शिलालेख था जो वो इतना वजनदार था कि उसको ले जाते वक्त हेलीकॉप्टर का वज़न अनबैलेंस हो गया और फिर क्रैश होने के डर से उसको उस शिलालेख को समुद्र में फेंकना पड़ा। तो वो एकमात्र शिलालेख था जो समुद्र में फेंका, वो था माणमोरी का शिलालेख, है ना। उसके बाद अपने बात करते हैं सबसे पहले विदेशी यात्रियों की। विदेशी यात्रियों में अपने सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स के बारे में आपने देखा, हेरोडोट्स ने एक किताब लिखी जिसका वो हिस्टोरिका बोला जाता है, और हिस्टोरिका में पूरी हिस्ट्री का वर्णन किया हुआ है उस वक्त की का। उसके अलावा उसने जो हिस्ट्री का जो पिता है उसे क्या कहा जाता है? हेरोडोट्स। वो हेरोडोट्स के बाद है फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर ये फ्रांस से आया था, लगभग मान के चलो ये आया था 15वीं शताब्दी के लगभग, 15वीं-16वीं शताब्दी के लगभग आया था। इसने भी भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी मुगल अम्पायर के नाम से, द ट्रैवलिंग ऑफ मुगल अम्पायर के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। उसके अंदर इसने मुगलों के टाइम में आया था तो मुगलों की ही जानकारी देगा ज़्यादातर, तो इसने मुगलों की जानकारी दी थी। उसके बाद जो दूसरा इससे पहले आया था एक और उज़्बेकिस्तान से, क्या नाम था उसका, जिसने किताब उल हिंद लिखी थी, किताब उल हिंद लिखी थी जिसने, उसका नाम था किताब उल हिंद। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट उसने अच्छी किताब लिखी थी। एक और आया था मोरक्को से जिसने अपने को बताया था कि उसने क्या क्या फील किया था यहाँ पे। फ्रांसवा वर्नियर था, और याद नहीं आ रहे हैं नाम मुझे, लेकिन अच्छे लेखक थे वो भी, है ना। अल-ब्रूनी जो सबसे पहले भारत आया था वो था अल-ब्रूनी गजनी की सेना में शामिल होकर आया था भारत में, और उसने भारत की सारी राजनीति विशेषताओं और भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। उसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद उसकी पुस्तक थी, अल-ब्रूनी की, याद रखना कौन सी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। तो उस यात्री का नाम याद रखना, अल-बिरूनी, ठीक है। बस इसके अंदर ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात पूछ ले कि वो किसके साथ आया था, तो वो गजनी के साथ आया था, और गजनी से आया था, वो गजनी से आया था, है ना। और उसके बाद जो बात कर रहे हैं अपने इब्न बतूता की। इब्न बतूता ये भारत में आया और इसने आके नई नई बातें की। इसने दो फ्रूट्स देखे, एक तो पान के पत्ते,
पान के पत्ते के बारे में इसने बोला कि ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर फल ही नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है, पान के पत्ते में फल नहीं होता, उसके तो पत्ते खाने वाले होते हैं। तो इसको ये एक तो अजीब लगी थी घटना, और दूसरी घटना इसको लगी थी नारियल के पेड़ की। इसने कभी ज़िंदगी में नारियल का पेड़ नहीं देखा। इंडिया में आके ये बोला कि नारियल के पेड़ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी मानव का सिर होता है, वैसे ही उसके आँख नाक सब लगा हुआ है। तो ये इसको अचंभे में डालने वाली थी। अपनी किताब के अंदर इसने इन दो चीज़ों का वर्णन किया था। और उसके बाद था फ्रांसवा वर्नियर, वो आया था तो उसने बोला कि उसको भारत की प्रथाओं के बारे में इतना नॉलेज नहीं था उस वक्त। तो उसने आके बताया सती प्रथा के बारे में कि एक कैसे 12 साल की लड़की जिसका पति एक्सपायर हो गया, उसको धक्के से चिता के ऊपर लेटाया जा रहा है जबकि वो लेटना नहीं चाहती। अब देखो 12 साल के बच्चों को कितनी नॉलेज होती है। उस वक्त 12 साल की लड़की विधवा हो चुकी थी, तो उसकी जो घटना थी, उसकी जो चीखें पुकारे थी, उसने वो सारी का सारा वर्णन किसी के अंदर किया अपनी पुस्तक द ट्रैवलिंग ऑफ मुगल एम्पायर। उसकी पुस्तक का नाम याद रखना, फ्रांसवा वर्नियर की द ट्रैवलिंग ऑफ मुगल एम्पायर है ना। उसके बाद जो बात आती है वो आती है मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज को किताब लिखने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि जब चंद्रगुप्त का और सिकंदर के सेनापति निकेटस का युद्ध हुआ, तो निकेटस जो था वो युद्ध में हारने वाला था। युद्ध में जब हारने वाला था तो उसने चंद्रगुप्त के आगे एक प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी बेटी हेलेना से शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त ने ऐसा ही किया, उसको छोड़ दिया और उसके बदले में उससे शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो जब चंद्रगुप्त ने उससे शादी कर ली तो शादी करने के बाद उसको निकेटस को एक ख्याल आया कि जब वो मेरा दुश्मन है और मैंने उसको दुश्मन होते हुए अपनी बेटी दे दी, तो पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ कैसा बिहेव करता होगा। ये सोच के उसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के पास भेजा, चंद्रगुप्त के राज्य में भेजा। अपना एक क्या कहते हैं, लेखक या फिर अपना एक कलाकार जो उसको राजदूत बना के भेजा था, जिसका नाम था मैगस्थनीज। उसको बोला गया कि तुम वहाँ पे जाके बताना कि मेरी बेटी कैसी है, उसकी देख रेख हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब मैगस्थनीज वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि उसकी देख रेख बहुत अच्छे से हो रही है, तो उसने उसको बोला कि आप बेफिक्र रहिए, सब अच्छा हो रहा है ना। तो उसके बाद उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इंडिका के अंदर उसने चंद्रगुप्त की सारी युद्ध कलाओं का, युद्धों का एंड उसकी सारी विशेषताओं का वर्णन किया है। किसकी? चंद्रगुप्त की। अब वैसे तो जब अपने वो करेंगे महाजनपद, तब मैं आपको ये पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, चाणक्य का अर्थशास्त्र और ये सब बहुत अच्छे से करेंगे अपने। अभी मोटा मोटा समझ लो, जो भी किसी समझ रहे हैं अपने। और उसके बाद अपने बात करते हैं कर्नल जेम्स टोंड की। इसको राजस्थान के जो ज्योग्राफी है उसका पिता कहा जाता है ना। तो इसके अंदर क्या था कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी थी उसके अंदर कर्नल जेम्स टोंड ने अहम भूमिका निभाई थी। कर्नल जेम्स टोंड ने इसके एक एक एरिया का विश्लेषण किया, उसके बारे में लिखा। इजी बात नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट थी। खुद घोड़े पर घूम घूम के ऐसा सब कुछ किया, इसलिए इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भाई एक और आया था यूनान से। तो यूनान से आया था एक प्लिनी ने भी अहम भूमिका निभाई थी हिस्ट्री की बुक लिखने में, अपने एक अहम योगदान दिया था। उसके बाद एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था इत्सिंग नाम था उसका, चीनी यात्री था इत्सिंग। ठीक है। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इनके बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ पे कुछ नया होता है या फिर यहाँ कुछ मोड़ आता है, उस मोड़ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऐसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है कि अपने नाप तोल ही नहीं सकते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी ऐसी भी पड़ी है, लेकिन पूछा कहाँ से जाता है? जहाँ से कुछ नया मोड़ हो। अब देखो, बात कर रहे हैं अपने द ट्रैवलिंग ऑफ मुगल एम्पायर की। इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट थी। क्या बात इंपॉर्टेंट थी? इसके अंदर उसने सती प्रथा का वर्णन किया था। आपसे वो पूछ सकता है कि इतिहास की कौन सी पुस्तक में विस्तृत रूप से यात्री ने सती प्रथा का वर्णन किया, तो वो आप लिख सकते हो। फ्रांसवा वर्नियर ने किया था। फ्रांसवा वर्नियर का नाम लिख लो आप, फ्रांसवा
वर्नियर, शायद ये +2 की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसके बारे में, है ना। तो क्या है कि अपने को सिर्फ वो क्वेश्चन पुट करने, वो उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में अपने को सोच के आगे चलना है। तो उसके बाद अपने क्या करते हैं, किताब उल हिंद थी जो अल ब्रूनी ने लिखी, जो मुग़ल अम्पायर थी वो किसने लिखी, फ्रांसवा वर्नियर ने। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में 2 चीज़ों का वर्णन किया, एक नारियल का और दूसरा पान के पत्ते का। नारियल का इसलिए क्योंकि उसने नारियल देखा नहीं था, पान के पत्ते के लिए इसलिए क्योंकि वो बिना फल के होता है। तो मतलब उसने जो अमेजिंग पॉइंट थे अपने को सिर्फ वो पढ़ने हैं। तो इसके साथ ही अपने कल पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग का मीन होता है वेदों का अंग। जो 6 तरह से थे, तो उन 6 के 6 का कल अपने वर्णन करेंगे। उसके अलावा हम कल पढ़ेंगे इसके उपनिषद, और हो सकता है कल अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, महाजनपद। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको ठीक लगी होगी, है ना। और फिर अपने उसके बाद अभिलेख भी पढ़ेंगे जो मेन है, मतलब मेन पॉइंट्स हैं जो वो सारे अपने कवर करते चलेंगे ताकि आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए। और मेरी विशेष हमेशा आपके साथ हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पिछली वीडियो में जो करवाया था राजस्थान का एकीकरण, उसको इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से। तो आई होप कि आप सब ने अटेंड किए होगी वो क्लास, नहीं की तो आप पिछली क्लासों को जाकर देखिए। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।